इंडिया टाइम लेता है चीजों पे, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चलता है। उसके मुकाबले में हम जो पाकिस्तान है खास तौर पे, तो हम बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेकर चलते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म होती है। यानी अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर उनकी 2 साल है या 1 साल है, उसमें कुछ जो छोटा मोटा हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो उसी को लेकर वो कहेंगे क्या बात है, ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी। यानी 2007 और 2026, यानी उस वक्त मोदी साहब की हुकूमत भी नहीं थी, उस वक्त सिलसिला स्टार्ट हुआ है। 2012 में गालिबन नरेंद्र मोदी साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंडिया के। अब उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ, कितनी हुकूमतें आई, थर्ड टर्म तो मोदी साहब की है। मतलब एक मुस्तकिल मिजाजी की एक एग्जाम्पल है हम सबके सामने। मतलब एज ए पाकिस्तानी मैं इस पे अपना आर्गूमेंट्स दे रहा हूं। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि इस वक्त दोनों तरफ, ईयू भी एंड इंडिया भी, मैं कहूंगा कि अमेरिका या खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूं, इस वक्त पूरी दुनिया को वो सता रहे हैं। मैं सिर्फ इन दो के नाम, लेकिन इन दो को ज्यादा टारगेट किया है। ग्रीनलैंड, यूक्रेन, पता नहीं क्या क्या बातें, अब नेटो को हवाले से बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर जो डबल टैरिफ आपने लगाया हुआ है, ये ज्यादती है। मतलब क्यों, किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि जी आप वहां से रशिया से ऑयल खरीद रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप हमारी इस हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं कि जी आपके और पाकिस्तान के दरमियान मैं मीडिएटर था, मैंने सीज फायर करो। ये दो मेन चीजें। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के दरमियान कोई तीसरी चीज कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई अगर हो तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं या हमारे व्यूवर्स यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। यानी इन दो चीजों के ऊपर आप एक इतने बड़े पार्टनर को खोने के लिए तैयार हैं। मतलब सोचने वाली बात है। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कौन सी पॉलिसी लेकर चलना चाहते हैं दुनिया में। इससे पहले भी बहुत सारे प्रेसिडेंट गुजरे हैं अमेरिका, 200-250 साल हुए हैं उसको बने हुए। तो मतलब ये वाली चीज तो गालिबन किसी ने भी नहीं लेकर चला होगा या चली होगी कि इस तरह का सिस्टम देखा हो हमने, या उसकी हिस्ट्री में कोई इस तरह की चीज मौजूद। वो ईयू को भी धमकियां दे रहे हैं, वो बाकी दुनिया में भी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, हर किसी के ऊपर चढ़ दौड़ने के तैयार है। ईरान को कहते हैं कि ये नहीं करना, ये 4 कंडीशन है मेरी, ये मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो तैयार रहो, मैंने तुम्हें बस मलियामेट कर देना। यार ये कौन सी दुनिया का मतलब सिस्टम है? मैं कहता हूं भाई ठीक है, आप कहते हो ना कि ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल ना कर सके, लेकिन उसका कोई तरीका निकाले ना। अभी जून में तो आपने इतना बड़ा हमला किया था, इतने बड़े बड़े बॉम्ब गिराए थे, क्या हुआ उसका? अब इसके बाद यानी पूरी दुनिया एक अफरा तफरी का शिकार है। ऐसे में ये डील हो ना, मेरे ख्याल दोनों कंट्रीज ने ये 2 बिलियन लोगों को, यानी तकरीबन 25%, क्योंकि 8 अरब की पॉपुलेशन रहती है दुनिया में, उसका कम से कम किसी हद तक सिक्योर किया है। 3 सेक्टर नहीं है इसमें, जिस तरह डेयरी का उन्होंने कहा, एग्रीकल्चर का और शुगर से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सेल्फ सफिशिएंट है और मेरे ख्याल उनको कोई जरूरत भी नहीं होती। एक बहुत बड़ी उनकी खुद की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो शायद इस वजह से भी उन्होंने नहीं किया। दूसरी जो बात हुई है, इस वक्त दोनों कंट्रीज के दरमियान, यानी दो ईयू प्लस इंडिया की मैं बात करूं, कंट्रीज 27 ब्लॉक के दरमियान जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज 136 बिलियन US डॉलर। और ये लास्ट 1 डिकेड में ये जो तिजारत है, ये जो कारोबार है, ये डबल हुआ है। यानी इससे पहले ये जो कारोबार था, ये तकरीबन तकरीबन जो था वो कोई मतलब 70 के करीब करीब, या मतलब इसके 59 या 69 या 70 बिलियन डॉलर के करीब करीब चलता था। अब 136 बिलियन डॉलर पे ये ट्रेड चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में चीजें हैं। हाँ, हमें इस वक्त पता है क्या चीज करनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के शर से महफूज रहें, उसके लिए हमें ये लोकल, मतलब ये लोकल ब्लॉक तो खैर नहीं है यू और इंडिया का, लेकिन लोकली भी हमें इस तरह की चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। वरना वो बंदा तो मुझे लगता है कि वो तो पता नहीं, जो उसके सामने आता है वो कहता है मैं आपके ऊपर यार चढ़ दौड़ूंगा, मैं आपको खा जाऊंगा। मतलब अफसोस होता है मुझे कि अभी तक यानी नरेंद्र मोदी साहब जैसे, ठीक है हम मोदी साहब के ऊपर एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या एज ए पाकिस्तानी मीडिया पर्सन हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन यार अपने उस जैसे बंदे को आप खोने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, क्यों? जो मैं थोड़ा एक चीज और करके फिर बता रहा हूं, खत्म करूंगा। तीसरी चीज जो मुझे याद आई है वो चीन है, कि जी चीन को आपने जो है ना वो करना है, वो मतलब जिसे कहते हैं नत डालनी है, वो इंडिया के जरिए। ठीक है, मैं एक चीज करता हूं हमेशा से और खुले दिल के साथ ये बात मैं करता हूं, पहले भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं,
कि भाई इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। वो ये नहीं देखता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब किस चीज से खुश होंगे, जो दूसरा तीसरा कोई दुनिया का बड़ा लीडर है वो किस बात से खुश होंगे। और इस वक्त इस दौरान ईयू के साथ डील और प्लस चाइनीज प्रेसिडेंट का जो ट्वीट या मुबारकबाद जो इस पे रिपब्लिक डे पे दिया उन्होंने कि हम दो अच्छे नेबर्स हैं, ये हेडलाइंस बनी है इंटरनेशनल मीडिया में। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रेशर रहा इंडिया के ऊपर जो लास्ट 6-7 महीनों से चल रहा था, मुझे लग रहा है कि इस डील के बाद, क्योंकि इसको पाकिस्तानी मीडिया में किसी चैनल ने इस डील को नहीं छोड़ा, सब ने बड़ी और खुल के बात हुई इसके ऊपर और सब ने लिखा इसको मदर ऑफ ऑल डील्स। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूं, आप बेशक पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया देख लें या उर्दू मीडिया देख लें, दोनों में आपको ये टॉप हेडलाइंस में नजर आ रही है चीज। तो देखें ये चीज बेहतर है मेरे ख्याल में। अगर थोड़ा सा अगर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस तरीके की सोच है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान में आपस में बैठ जाए, क्योंकि जो सोच वो लेकर चल रहे हैं ना, मतलब हर किसी पे चढ़ दौड़ने की, मुझे तो लगता है कि अब चीजें शायद इधर कुछ थोड़ी सी नॉर्मलसी की तरफ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर तारीफ आप नहीं करेंगे तो फिर आप उनका सबसे बड़े दुश्मन। बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं उनको नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करेंगे, उनको खुशनुमाई करने का बड़ा शौक है और बड़ा अच्छा लगता है उनको। लेकिन वो तो खैर तारीफ तो सभी को अच्छी लगती है, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी ज्यादा तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन ये कि डॉक्टर साहब यूरोपियन कंट्रीज साथ मिल गई हैं, साथ भारत को भी उन्होंने अपने साथ तकरीबन कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कितना इस वक्त आप समझते हैं कि एक मुश्किल का टाइम है, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि मैं जो चाहूंगा वैसा ही होगा, मैं दिन कहूंगा दिन, रात कहूंगा रात, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इस वक्त ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं है। और आप लोग आपस में भी अगर कोई सवाल एक दूसरे से करना चाहे फकर तो आप कर सकते हैं जी। ट्रंप की क्या बात कोई सुनेगा? यूरोपियन कंट्रीज ट्रंप की बात क्या सुन सकते हो? तो सबको टैरिफ का धमकी दे रहे हैं, हमारी बात मानो नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे। तो इस पे आप क्या उनसे बात कीजिएगा? कोई अगर रेशनल बात हो, रेशनल डिमांड हो, कह रहे हैं आप हमारे हिसाब से चले वरना हम आप पे टैरिफ ठोक देंगे, या आपके ऊपर हम जो है सैन्य कार्रवाई कर देंगे, आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन हो जाएगा, आपकी कंट्री को इन्वोट कर देंगे, आपको वो कर लेंगे। तो द पॉइंट इज दैट कि आप जो है ये जो मानसिकता है कि हम दुनिया को कोर्स कर सकते हैं बिकॉज हम हेजेमन है, तो वो मानसिकता नहीं चलेगी। बाकी लोग रूल से प्ले करना चाहते हैं, आप रूल से नहीं प्ले करना चाहते हो। आप खुद ही WTO, खुद ही यूनाइटेड नेशन, खुद ही ICJ सब बनना चाहते हो तो फिर बने फिर आप। लेकिन बाकी लोग हैं वो तो रूल से प्ले करने को तैयार हैं, वो तो चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फेवर में नहीं, आपने कनाडा पे इम्पोजिशन कर दिया है टैरिफ का, आपने सबके ऊपर इम्पोजिशन कर दिया है टैरिफ का। तो भाई आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी ना। विश्व तो ये चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, आप समझिए मेरी बात। तो इसको देखते हुए क्या कहा जाए, दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ इवेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो इस EU के जो आप लोगों का यानी इंडिया एंड EU का जो एग्रीमेंट हुआ है, FTA हुआ है, इसके ऊपर अमेरिका ने भी अपना एक रिएक्शन शो किया है। ABC न्यूज चैनल के साथ जो इनके सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हमने रशिया से ऑयल खरीदने पर इंडिया पर 25% टैरिफ आयद किया और उसके बदले में यूरोप इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। ये स्कॉट बेसेंट का स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि वो जो रिफाइंड ऑयल होता था वो फिर उसके बाद यूरोप ने इंडिया से खरीदा। सर इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा मतलब रिएक्शन शो किया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो खामोश है इसके ऊपर। हाँ, मैं देखिए यही कह रहा हूं कि देखिए दुनिया खामोश नहीं है, दुनिया रिएक्ट कर रही है अब, चूंकि आप डिसरप्शन कॉज कर रहे हो एक वर्ल्ड ऑर्डर में। ऑलरेडी चाइना का एक क्वेश्चन था, चाइना ने डिसरप्ट किया था सप्लाई चेन को। आप यूज कर रहे हो, आज ही मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ा कि रेयर अर्थ मिनरल्स को आज की डेट में यूज किया जा रहा है। दे आर यूजिंग इट टू एक्सप्लॉइट द कंट्रीज। मतलब आप कंपनियों के थ्रू और अर्थ के मिनरल्स के थ्रू आप कंट्रीज को ब्लैकमेल करेंगे, आप उनको अपनी पॉलिसी मानने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर क्यों बना था फिर? पर्पस क्या था? कि यू विल नॉट यूज फोर्स इन द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी खाली इन्वेजन से UN चार्टर का वायलेशन नहीं होता है। जब आप लोगों की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में कि वो किस तरीके का ट्रेड करना चाहते हैं विश्व के साथ, आप उसमें जब इंडिपेंडेंट करते हो वो भी वायलेशन होता है, वो भी यूज ऑफ फोर्स है।
तो ये जो आप टैरिफ सैंक्शन देख रहे हैं, यूज ऑफ फोर्स जो यूएन चार्टर में प्रोहिबिटेड है, वो सिर्फ वायलेंट वाला नहीं है, वो इस तरीके की एक्टिविटी भी है जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में किसी भी तरीके का बाधा ले, इकोनॉमिक एक्शन के थ्रू। हालांकि इकोनॉमिक एक्शन को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था, बट ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर रहा है विश्व के, कि आप करना चाहते हो फ्री ट्रेड, आप करो, नहीं फ्री ट्रेड मत करो। आप उसके साथ ट्रेड करोगे चाइना के साथ तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आप रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो हम सैंक्शन लगा देंगे। तो फिर आप कौन है भाई, आप किस कैपेसिटी में सैंक्शन लगा रहे हो? और क्या हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं जिन कंट्रीज के साथ, जैसे मेरे चाइना के साथ नहीं बन रहे, तो कैन वी इक्वली इंपोज अ सैंक्शन ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भैया तुम क्यों इनके साथ बिजनेस कर रहे हो? सो द बॉटम लाइन आई एम सिंपली ट्राइंग टू से कि विश्व जो है बुली नहीं होने जा रहा है। विश्व जो है वो उसने मन बना लिया है कि नियमबद्ध तरीके से चलेंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर होगा, किसी का रूल ऑफ पर्सन नहीं चलेगा कि ट्रंप को खुश करने के लिए वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठवा लो, ट्रंप साहब को खुश करने के लिए $400 मिलियन का गिफ्ट कर दो। इंडिया नहीं करेगा वो, एटलीस्ट इंडिया ने आज तक चाइना की बात नहीं सुनी। हमने दलाई लामा साहब को ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी उनको दिया हुआ है, क्या नाम है, रिफ्यूज और अजाइलम हमने दिया है उनको। अजाइलम क्या नाम है, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, जो जिनके पूरे परिवार के साथ कत्लेआम किया गया। अब ये तो डबल स्टैंडर्ड सोसाइटीज कहना कि अगर नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया दे दे क्या नाम है रिफ्यूज, तो जी तो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन अगर इंडिया अपनी पॉलिसीज को मेंटेन करे तो उसी तरीके से आपको विश्व को नियमवाली से चलाना पड़ेगा कि एक नियम हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो। खैर, अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज तो ये भी है कि नेटो के सेक्रेटरी को मैं सुन रहा था, उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने यूरोपीय यूनियन की जो कंट्रीज है उनको बोला हुआ है कि भाई हम अपनी जो प्रोटेक्शन है या अपनी हिफाजत हम नहीं कर सकते अमेरिका के बगैर। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात के ऊपर कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज, मतलब इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, ये बड़े कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, टेक्नोलॉजिकली बात कर रहा हूं। उसके बावजूद वो ये बता रहे हैं कि भाई आप ट्रंप के बगैर कुछ नहीं है। व्हाट डज इट मीन बाय, मतलब इसका मैं क्या मतलब लूं? एक तरफ वो ग्रीनलैंड में अपने जहाज भेज रहे हैं, तीसरी तरफ उनका इब्राहिम लिंकन है कि कौन सा वो बहरी बेड़ा जो है वो यहाँ पे आ चुका है इसमें अरेबियन सी में ईरान को घेरने के लिए। सर क्या रहा है? देखिए, मार्क रट साहब जो कि पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मेरे ख्याल से आपका सेक्रेटरी हैं। और बात में वो तो अगर नेटो के चीफ है तो वो तो बात उन्होंने सही कही है। नेटो को तो एंकर करने का काम ही अमेरिका करता है, बिना अमेरिका के नेटो खत्म हो जाएगा। ये तो यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रही थी ना जब नेटो बना। ये यूनाइटेड नेशन जिनको आप कहते हैं, कौन थे? दो पार्ट में थी वर्ल्ड कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन एंड एक्सिस ऑफ नेशंस। तो वो तो एक्सिस ऑफ नेशन आप आज भी पढ़िए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 106 के आसपास यूएन चार्टर में आज भी लिखा है कि एक्सिस नेशन के अगेंस्ट में यूएन चार्टर में यूज ऑफ फोर्स करना वायलेशन नहीं माना जाएगा। आज भी आप पढ़ेंगे तो एक्सिस फोर्सेस के लिए लिखा गया। हालांकि ऑल द एक्सिस फोर्सेस हैव नाउ बिकम द मेंबर ऑफ द यूएन चार्टर। आज अगर कोई भारत की कूटनीतिक जीत की बात करता है तो ईयू इंडिया डील को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई सामान्य समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो अब सिर्फ बाजार नहीं, रणनीतिक साझेदार बन चुका है। यूरोपीय यूनियन, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ब्लॉक्स में से एक, आज भारत के साथ लॉन्ग टर्म डील पर आगे बढ़ रही है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चली कूटनीति, स्थिर नेतृत्व और साफ विजन है। आज दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है, ना सिर्फ व्यापार में बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स में भी। ईयू को भी पता है कि 21वीं सदी में अगर किसी देश के साथ ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहिए तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज भारत डील करता है बराबरी की शर्तों पर, ना दबाव में ना मजबूरी में। ये डील भारत के एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जॉब क्रिएशन के लिए एक बड़ा मौका है। सबसे अहम बात, भारत अब किसी एक पावर ब्लॉक पर निर्भर नहीं है। भारत की विदेश नीति आज मल्टी अलाइनमेंट की है, अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ भी, एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ भी। और यही मोदी जी की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने भारत को ना किसी गुट का पिछलग्गू बनाया, ना किसी दबाव में झुकाया।
आज भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। जो लोग कहते थे भारत सिर्फ सुनेगा, आज वही दुनिया भारत से सलाह ले रही है। EU इंडिया डील सिर्फ एक समझौता नहीं, ये संकेत है कि भारत अब नियम मानने वाला नहीं, नियम तय करने वाली टेबल पर बैठा है। एक भारतीय के तौर पर यह गर्व का क्षण है, क्योंकि ये जीत ना सिर्फ सरकार की है, ये जीत भारत की बढ़ती हैसियत की है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में भारत और EU की ये साझेदारी ग्लोबल पावर बैलेंस बदल देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।